हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज डे 25 है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि 2022-23 में बिहार के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो अभियान हम देखेंगे वो हम देखेंगे मिशन गुणवत्ता अभियान। ये अभियान कैसा है, तो ना इसको जो है, इस अभियान को जारी किया गया है किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अब जैसे ही आया स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है तो आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में ये है किस चीज़ के लिए। तो ये जो है ना, राज्य के जिला अस्पतालों में जो चिकित्सीय व्यवस्था होती है, जो भी चिकित्सीय व्यवस्था है, उसको बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके द्वारा मिशन गुणवत्ता अभियान को लेके आया गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा खरीफ महाअभियान 2023। इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इसको भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। और ये क्या है, तो किसानों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, किसानों को जागरूक करने के लिए खरीफ महाअभियान जो है वो लाया गया है। ठीक है, और इसको ना मुख्यमंत्री सचिवालय से नीतीश कुमार ने 36 को क्या किया था, रवाना किया था। किस चीज में, तो खरीफ महाअभियान 2023 में जो अभियान लेके आया गया है उसको। नेक्स्ट है चकाचक अभियान। ये क्या है, तो इसको स्टार्ट किया गया है पटना नगर निगम के द्वारा। ये क्या है ना, गीला कचरा सूखा कचरा में ना बाइफर्गेशन करने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा एक अभियान लेके आया गया है। वो अभियान का नाम क्या है, तो चकाचक अभियान। नेक्स्ट है मेरा शहर मेरा जवाबदेही। इसको भी प्रारंभ किया गया है पटना नगर निगम के द्वारा। बहुत ही अच्छा इनिशिएट है। इसमें है क्या ना, कि घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता परिक्रमा अभियान चलाया जा रहा है। तो स्वच्छता परिक्रमा अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो चलाया जा रहा है आपके पटना नगर निगम के द्वारा। तो ये हमारे कुछ अभियान थे। अब हम देखेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो पहला जो करंट अफेयर्स है वो है एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना। ये जो एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन जो सेंटर है उसकी जो स्थापना हो रही है वो पश्चिम चंपारण में हो रही है। कहाँ हो रही है, पश्चिम चंपारण में हो रही है। पश्चिम चंपारण के मंगरूहा जो क्षेत्र है उसमें एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब ये किस परियोजना के तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है वो हो रहा है गज परियोजना के तहत। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग बताइएगा, वैसे आप लोग बताते नहीं हो, ठीक है, मैं डेली आप लोग को क्वेश्चन दे रही हूँ, किसी भी सिंगल एस्पिरेंट का कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं आता है। ठीक है, फिर आप लोग बोलते हो कि इधर से कुछ होता नहीं है। इधर से इतना तो एफर्ट डाला जा रहा है, थोड़ा सा आप भी उधर से एफर्ट डालिए। डेली मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देती हूँ एमसीक्यूज में। कितना ही देर आपको लगेगा टाइप करने में, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं करते हो, बस वीडियो देख के छोड़ देते हो। तो फिर भी बताइएगा, मेरा तो काम है पूछना, देखते आप आंसर करते हो कि नहीं करते हो। गज उत्सव जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, किस राज्य में, आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है माउंट फ्रागेल्ड फजाल ज्वालामुखी। ये जो है ना कहाँ पर स्थित है, तो रेगजेंस प्रायद्वीप में स्थित है। और रेगजेंस प्रायद्वीप किधर है, तो आइसलैंड में है। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए था ना क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि लगभग 2200 भूकंप दर्ज किए गए। कहाँ पे, तो आपके रेगजेंस प्रायद्वीप में जो माउंट फ्रागेल्ड फजाला ज्वालामुखी है वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हम कि मिस्र ने एक दशक में पहली बार राजदूत की नियुक्ति कहाँ की। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वीवीआई है, क्योंकि एक दशक के बाद, ठीक है, मिस्र जो है, मिस्र और तुर्की के बीच राजदूतों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मिस्र ने एक दशक के बाद कहाँ पे अपने राजदूतों को अपॉइंट किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, तुर्की होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है
कि गिफ्ट निफ्टी पहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक सी पहल है। देखिएगा गिफ्ट निफ्टी पहल क्या है, तो ये जो है गिफ्ट निफ्टी भारत और सिंगापुर के बीच, सबसे पहले तो आपको प्रश्न क्या याद रखना, इससे क्या फैक्ट याद रखना है कि गिफ्ट निफ्टी बाजार जो है वो कौन से दो देशों के बीच है, तो भारत और सिंगापुर के बीच है, ठीक है। और ये जो भारत और सिंगापुर की जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार है, उसको जोड़ने वाली पहली सीमा पार पहल है। ये बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा पहल जो है पूंजी बाजार को जोड़ने वाला, ठीक है, पहली सीमा पार पहल है, तो क्या होगा आपका आंसर, तो गिफ्टी निफ्टी पहल। और ये किन दो देशों के बीच है, तो भारत और सिंगापुर के बीच। सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी से कारोबार शुरू किया है और एक ही सत्र में 30,000 से ज़्यादा अधिक कारोबार को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बार इससे प्रश्न बन सकते, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड बने या फिर डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इस बार। नेक्स्ट है आपका कि लघु स्तरीय उद्योगों को, ठीक है, लघु स्तरीय उद्योगों के क्लस्टर के लिए सामुदायिक बॉयलर को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश, ठीक है। जो क्लस्टर होता है ना लघु उद्योग का, उसके लिए सामुदायिक बॉयलर को बढ़ावा देने का दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, ठीक है, CPCB के द्वारा। ये है क्या, तो इसका उद्देश्य है ना कि लघु उद्योगों के समूह जो है उसमें सामुदायिक जो बॉयलर होते हैं उसके उपयोग को लेके उनमें जागरूकता आए, ताकि वो मैक्सिमम उसका क्या कर सके, तो यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट है आपका ई सरस मोबाइल ऐप, ठीक है। ये क्या है, तो ये जो है ना इसको लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, ठीक है। किस चीज़ को, तो ई सरस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप देखते हो ना कुछ भी ऐप आए, कुछ भी कार्यक्रम आए या फिर कुछ भी लेके आते हो, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है ना। अगर उद्देश्य भी पता है आपको, और उस टाइम एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आपको उद्देश्य पता है किसी कार्यक्रम का, बट आप मंत्रालय भूल लो, ठीक है, स्किप कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ना, उद्देश्य से कनेक्ट करके आप मंत्रालय को मतलब एलिमिनेट कर सकते हो, टिक आउट कर सकते हो। तो उद्देश्य क्या है इसका, कि स्वयं सहायता समूह जो SHG है उससे संबंधित महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन सहायता बढ़ावा देना, ठीक है। जो महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसके विपणन के लिए ना हेल्प मिल सके, ठीक है, इसके लिए ई सरस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, ठीक है। तो ये जो है हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय जो है इसको देखिएगा, तो फरवरी 2021 में सरकार ने समग्र शिला योजना के तहत, किस योजना के तहत, समग्र शिला योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों को और छात्रावास का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय कर दिया है। अब आप देखिए जितना भी जो सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित विद्यालय और आवासीय जगह है, ठीक है, जो समग्र शिला योजना के तहत सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है अब, तो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023। ये क्या है, जिसको जारी किया गया है 4 जून 2023 को, किसके द्वारा, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 का 8वां संस्करण प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स जो है उसका 8वां संस्करण पेश किया गया है, और इसमें हमारे बिहार को कौन सी रैंकिंग मिली है, तो हमारा जो बिहार है पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से रैंकिंग पे है, तो 27वें रैंकिंग पे है, ठीक है। और प्रथम पे कौन है, तो तेलंगाना है, और अंतिम पे कौन है, तो राजस्थान है। चलिए
बिहार की कुछ स्थिति तो ठीक है कि बिहार कौन से नंबर पे है, तो 27। कुछ स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ सही है कि चलो अंतिम पे तो नहीं है, 27 नंबर पे है, एटलीस्ट अंतिम से एक ही ऊपर है बस। अब है L20 बैठक, इसको देखिएगा L20 बैठक को, तो इसका आयोजन पटना में हुआ है, तो याद रखिएगा L20 बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। G20 अंतर्गत L20 शिखर सम्मेलन जो है वो 21 से 23 जून 2023 तक बिहार के पटना में आयोजित हुआ है। तो L20 जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। कब से कब तक हुआ है, तो 21 से 23 जून तक हुआ है, ठीक है। इसे लेबर 20 भी कहा जाता है। L20 का फुल फॉर्म क्या है, लेबर 20। अगर हम देखें, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स को देखते हैं लेबर 20 के बारे में, तो लेबर 20 जो है वो G20 का एक अभिन्न अंग है, और G20 स्तर पर श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब G20 जो है ना, उसके स्तर पे अगर श्रमिकों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है L20। और ये G20 है, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1999 में हुआ। इसको बार बार आपको पढ़ना है क्योंकि इस बार ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो कोई ठीक नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, स्टैटिक्स पार्ट में पूछ सकते हैं, या फिर G20 से अगर आपसे वो करंट अफेयर्स में ही पूछ रहे हैं तो 1, 2, 3 में वो स्टेटमेंट करके पूछ लेंगे। तो एकदम याद रखिएगा कि G20 जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। और इसमें कितने देश हैं, तो 19 देश हैं और यूरोपीय संघ है, ठीक है। अब पुस्तक नालंदा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो पुस्तक नालंदा है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अभय, ठीक है। अभय जो है, जो कि कवि राजनीतिज्ञ है, उनके द्वारा जो है क्या लिखा गया है, तो नालंदा पुस्तक लिखी गई है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ निर्मित होने जा रहा है, तो ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर होगा, ठीक है, प्रिंटेड हिंदू मंदिर होगा। प्रथम महिला कबड्डी लीग का आयोजन, ठीक है। अब देखिए प्रथम है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। प्रथम महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन होने जा रहा है वो कहाँ पे होगा, तो वो दुबई में होगा, आपकी UAE में होगा। और इस लीग में 120 से ज़्यादा महिलाएं खिलाड़ी जो है वो हिस्सा लेगी। तो ये चलो 120 वाला नहीं भी याद रखिएगा तो थोड़ा देर के लिए चलेगा, बट आपको इतना याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, तो दुबई में हो रहा है, UAE में हो रहा है। उसके बाद है पोषण पोया महोत्सव। हम लोग खेलते थे ना बचपन में, मतलब सब लोग खेलते होंगे पोषण पा वाला, तो वो वाला नहीं है, यहाँ पे अलग है कि पोषण पोया महोत्सव। ये जो है इसका आयोजन श्रीलंका में जून में पूर्णिया के बीच हुआ था, ठीक है। एक सेकंड, इसमें कुछ एरर लग रहा है, सॉरी, हाँ इसको हटाइए, ठीक है। इसका जो आयोजन है वो कब हुआ था, पोषण पोया महोत्सव का आयोजन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी, तो ये श्रीलंका में हुआ था। और किस महीने में हुआ था, तो जून महीने में हुआ था, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ फिर से, ठीक है, कि जो लोग सिर्फ PDF को देखेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, यही सब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्योंकि अब कंप्यूटर है, अब कितने बार उसको रीचेक किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी हमारे भी दिमाग से उतर जाता है, तो प्रिंट में थोड़ा सा कभी कभी मिस हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देख के, ठीक है, तब जाके आपको जो भी एरर लगता है आप वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। क्योंकि जो लोग डायरेक्ट PDF पढ़ेंगे फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। ये जो पोषण पोया महोत्सव है ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है उनके द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है। तो पोषण पा जो है, पोषण पोया महोत्सव, वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो वो सेलिब्रेट होता है श्रीलंका में, ठीक है। और ये बौद्ध एक त्योहार है। बिहार रत्न सम्मान ये किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये दिया है कवित्री और मैथिली सोनी चौधरी जो है उनको 3 जून को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया है। तो बताइएगा बिहार रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है सोनी चौधरी को। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन मुस्कान,
ठीक है, बहुत अच्छा है ये ऑपरेशन। ऑपरेशन मुस्कान को देखिएगा तो ये पटना पुलिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों के चोरी हुई मोबाइल को बरामद करके उसके असली मालिक तक पहुंचाना। अब जाहिर सी बात है किसी का फ़ोन खो जाएगा, ठीक है, और बिहार पुलिस जो है उसको क्या बोलते हैं, उसके फ़ोन को ढूंढ के उसके पास दे देगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके चेहरे पे मुस्कान आएगा। तो याद रखिएगा ऑपरेशन मुस्कान किसके द्वारा लागू किया गया है, लाया गया है, तो पटना पुलिस के द्वारा। और इसमें लोगों की चोरी हुई मोबाइल जो है उसको वापस असली जो मालिक है उसको पहुंचा दिया जाएगा। सौरिया पहाड़ी जनजाति, ठीक है, सौरिया पहाड़िया जनजाति अभी चर्चा में थी क्योंकि ना ये लोग जो है ना वो राष्ट्रपति महोदया जो द्रौपदी मुर्मू है उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। तो ना क्या बोलते, तो अब हमारे लिए यहाँ से अब ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना वो कि हाल में किस जनजाति की ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, नहीं पूछेंगे। वो तो हमसे ये पूछेंगे कि अच्छा बताइए कि ये जो सौरिया पहाड़िया जनजाति है जो कि अभी चर्चा में थी, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है। तब आपको ये बताना होगा ना, तो इनका संबंध बिहार के कटिहार से है। मतलब ये जो है कटिहार में पाई जाती है जनजाति और इनकी आबादी लगभग 500 है, ठीक है। और चर्चा में क्यों था मैं आपको बता दी थी ये चीज़ कि क्यों ये चर्चा में है जनजाति। नेक्स्ट है कि बिहार में अपनी तरह का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। तो बिहार में ना पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जा रहा है। मीठे पानी में रहने वाले कछुआ का जो पुनर्वास केंद्र है वो खोला जा रहा है। कहाँ पे, तो भागलपुर में खोला जा रहा है। और भागलपुर में खोला जा रहा है, यहाँ गंगा में पानी का जो प्रवाह है वो पर्याप्त है और नदी के बीच क्या है, मिट्टी जो है और नदी के बीच कई रेत के टीले हैं जो कछुओं के आदर्श प्रजनन के लिए क्या है, तो अनुकूल है। पता है ये बहुत ज़्यादा कछुओं की तस्करी हो रही है, तो ये रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना बहुत ज़्यादा कछुओं की तस्करी हो रही, तो उसको रोकने के लिए इनके प्रजनन को इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है बिहार में पहला खोला जा रहा है। कहाँ पे, तो भागलपुर में। भागलपुर से आपको कुछ और फैक्ट्स याद आ रहे हैं, तो भागलपुर से एक और फैक्ट्स देख लीजिए कि भागलपुर का जो इस्माइल प्रखंड है वो बिहार का पहला ODF प्लस प्रखंड घोषित हुआ है, ठीक है। भागलपुर में हमने और क्या देखा था, तो कि यहाँ पे पहली बैडमिंटन अकादमी जो है वो खोली जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है ना, आपको जोड़ते चले जाना है फैक्ट को, तब आपका क्या होगा कि करंट अफेयर्स रिवाइज होते रहेगा। नेक्स्ट है कि PM किसान योजना EKYC, ठीक है, करने में बिहार अग्रणी है। तो भारत सरकार द्वारा जो फेस ऐप के माध्यम से EKYC की शुरुआत की गई थी, तो बिहार जो है ना, बिहार हमारा राज्य, बिहार ने 41,357 किसानों का फेस ऐप के माध्यम से EKYC किया है। बहुत ही अच्छा है। बिहार ने कितने किसानों का किया है फेस ऐप के माध्यम से, तो 41,357। वही आप देखोगे पश्चिम बंगाल में तो 32,114 है और आंध्र प्रदेश में 7,175 है। तो इस तरीके से हमारा बिहार जो है वो EKYC करवाने में प्रथम स्थान पे है। अब थोड़े से कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम, क्योंकि ये चर्चा में हो गया एक तरीके से। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को देखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष क्या करती है, 6,000 रुपये देती है। एक मिनिमम वेजेस देती है, कितना देती है, तो 6,000 देती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। कब हुआ था, तो 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला एकीकृत भवन ये कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है राजगीर में। इससे क्या होगा ना, राजगीर में जो भी पर्यटन के जो स्थल है ना, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा जाने आने में, ठीक है। 16.83 करोड़ रुपए इसका बजट है। पर्यटन विभाग ने इसको अलॉट किया है, किस चीज़ के लिए, तो 16.83 करोड़ रुपए का बजट पर्यटन विभाग ने पहला एकीकृत भवन के लिए अलॉट किया है। यह एक बहुमंजिला इमारत होगा जो कि अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, आपको याद रखना है कि बिहार का पहला एकीकृत भवन कहाँ बनने जा रहा है, तो राजगीर में बनने जा रहा है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या कह रहा है कि भारत नेपाल
18 साल बाद चलेगी ट्रेन। भारत और नेपाल के बीच ना 18 साल के बाद ट्रेन चल रही है, ठीक है। किसके बीच चलेगी? तो बतनाहा, जो कि बिहार में अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? अररिया डिस्ट्रिक्ट में बतनाहा है। वहाँ से विराटनगर नेपाल के बीच जो है वो ट्रेन चलेगी 18 साल के बाद। इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का उद्घाटन पीएम या सीएम के द्वारा किया जाता है तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 18.60 किलोमीटर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो अभी ट्रेन चलेगी, ठीक है, बतनाहा से विराटनगर के बीच, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत होगी थी 2006 में, बट वो कंप्लीट अभी हुआ है, तो अभी इसका उद्घाटन किया गया है। और बतनाहा से लेके विराटनगर तक कुल 4 रेलवे स्टेशन आएंगे, जो कि 2 आपके बिहार में होंगे और 2 नेपाल में होंगे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब वही आपका MCQs, अब देखिए आप लोग देते हो कि नहीं देते हो इसका आंसर, लेट्स सी, ठीक है। तो ये आपके कुछ MCQs है, ठीक है। अगर आपका मन करे, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। और क्या बोलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल न्यू टॉपिक के साथ। फिर हम 1-2 दिन के बाद ना इकोनॉमिक सर्वे को करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे है जो 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा टॉपिक है। और देखिए जो लोग भी है ना अभी बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो अभी से लगभग 60 दिन है, ठीक है, 60 दिन से अब कम है, 58 डेज है। तो हर एक वीक में वो बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को एक एक बार रिवीजन करते चलेंगे। तो यकीन मानिए एग्ज़ाम के टाइम पे आप डाटा नहीं भूलोगे, ठीक है, आपको अच्छे से डाटा याद रहेगा। और जो भी 1-2 प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट से, वो आपके 2-3 प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इसलिए उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।